नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं आज का यूजीसी नेट जेआरएफ मनोविज्ञान पेपर सेकंड का सेशन, जो कि रहेगा यूनिट 9 इकाई 9 के लिए, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन है, मानव विकास तथा अंतक्षेप है, जो कि एनटीए के द्वारा सिलेबस दे रखा है। तो आज हम जो इसमें देखेंगे, पहले सिलेबस को देखेंगे और फिर देखेंगे इसके अंतर्गत एमसीक्यूज, जो हमें डिफरेंट एमसीक्यूज मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सेशन को। चलिए साथियों शुरू करें और देखें आज के सेशन को। तो सबसे पहले इसमें हम सिलेबस के ऊपर बात करें तो सिलेबस हमें जो इसके अंतर्गत दिया गया है वो हमें कौन सा सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पे यूनिट 9 है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंटरवेंशन, मानव विकास तथा अंतक्षेप। इसके अंतर्गत हमारे पास डेवलपमेंटल प्रोसेस, विकासात्मक प्रक्रम है, जिसमें नेचर प्रिंसिपल्स, विकास की प्रकृति और सिद्धांत, फैक्टर्स इन डेवलपमेंट, विकास के कारक, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास प्रक्रम की अवस्थाएं, सक्सेसफुल एजिंग, सफल जरण, या हमारे पास आयु किस तरीके से बढ़ती है इसके हिसाब से देखने के लिए। नेक्स्ट फिर अगर हम बात करें थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत, साइकोएनालिटिकल, बिहेवियरिस्ट एंड कॉग्निटिव, मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारवादी तथा संज्ञानात्मक सिद्धांतों को हम इसके अंतर्गत देखेंगे, जो हमें देखने को मिलेगा। फिर अगर हम देखें तो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के विविध पहलू हमें देखने को मिलेंगे, सेंसरी मोटर, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल एंड मॉरल। तो अलग अलग जो पहलू है, चाहे संवेदी गतिकी है, संज्ञानात्मक है, भाषा विकास है, संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास तथा नैतिक विकास, सभी के हम इसके अंतर्गत देखेंगे। लास्टली साइकोपैथोलॉजी, मनोविकृतिक विज्ञान है, कंसेप्ट, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, क्लासिफिकेशन, कॉजेज, संकल्पना, मानसिक स्थिति की जांच, वर्गीकरण और कारण हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नहीं, झारखंड टेट के लिए अलग से तो वीडियो भी मैं नहीं लेके आ रहा, जब लेके आऊंगा तो मैं उस हिसाब से बात कर लूंगा। चल नेक्स्ट देखें। तो साइकोथेरेपीज, मनोचिकित्सा के ऊपर हम बात करते हैं। तो अलग अलग थेरेपीज जो हमारे पास इसमें अवेलेबल हैं, साइकोएनालिसिस, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, या फिर गेस्टाल्ट, एक्जिस्टेंशियल, एक्सेप्टेंस, कमिटमेंट थ्योरी थेरेपी हमारे पास ये जो देखने को मिलती है। मनोविश्लेषण, व्यक्ति केंद्रित, गेस्टाल्ट चिकित्सा, अस्तित्वपरक चिकित्सा, स्वीकृति प्रतिबद्धता चिकित्सा, ये हमें इसमें देखने को मिलती है। फिर बिहेवियर थेरेपी, आरईबीटी, सीबीटी, एमबीसीटी, प्ले थेरेपी, व्यवहार चिकित्सा, आरईबीटी हो गया, हमें देखने को मिलता है। रैशनल इमोशनल थ्योरी जो हो गया, बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी हमें देखने को मिलता है, एमबीसीटी और क्रिया चिकित्सा, या हम प्ले थेरेपी जिसको कहते हैं, हेलेंस्की का। पॉजिटिव साइकोथेरेपी, सकारात्मक मनोचिकित्सा, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, संव्यवहार विश्लेषण, डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी, द्वंद्वात्मक। तो ये जितनी भी हमारे पास थेरेपीज है, ये सारी की सारी थेरेपीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारी की सारी थेरेपीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। फिर हम बात करें आर्ट थेरेपी, परफॉर्मिंग आर्ट थेरेपी एंड फैमिली थेरेपी, कला चिकित्सा, प्रदर्शन कला चिकित्सा और परिवार परक चिकित्सा। तो ये हमें चिकित्सा देखने को मिलता है। फिर हमें देखने को मिलता है एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशनल लर्निंग इन स्कूल। तो यहां पर जो हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी है, जो हमें विद्यालय में देखने को मिलता है, शिक्षा मनोविज्ञान, उससे रिलेटेड हमारे टॉपिक्स हैं। एजुकेशनल अचीवमेंट, शैक्षिक उपलब्धियां, टीचर इफेक्टिवनेस, अध्यापक प्रभावशीलता, गाइडेंस इन स्कूल, विद्यालय में मार्गदर्शन, इसमें नीड्स ऑर्गेनाइजेशन, तो गाइडेंस इन काउंसलिंग, मार्गदर्शन और परामर्श हमें देखने को मिलता है। गाइडेंस की आवश्यकता, संगठनात्मक विन्यास, तकनीकें कौन सी हैं, और काउंसलिंग में प्रोसेस, स्किल्स और टेक्निक्स, प्रक्रम, कौशल और तकनीकें कौन सा है। तो ये हमें सिलेबस दे रखा है, जो कि हमें देखने को मिलता है पूरा का पूरा किसके ऊपर है, ये पूरा का पूरा यूनिट 9 हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो साथी मेरे साथ यूजीसी नेट पेपर सेकंड का एग्जाम पढ़ना चाहते हैं, तो पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कोर्स अवेलेबल है, जो कि आप ऐप पे जाके परचेज कर सकते हैं। परसों तक इस पे छूट है, परसों तक 49% की छूट के साथ ये 5600 का मिल रहा है, फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिल रही है, 450 घंटे से ऊपर की क्लासेस हैं। अभी की करंट लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, जिसका बाद में आपको वो भी रिकॉर्डेड मिल जाएगा, और प्रीवियस बैच का भी रिकॉर्डेड क्लास मिलता है। 2500 से ज्यादा क्वेश्चन, 1 साल की वैलिडिटी है, यानी ये दिसंबर 2024, और फिर
जुलाई 2025 तक ये वैलिड रहेगा। और 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे, 2 बारी, यानी टोटल 10 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। दोनों बैच के लिए 5 मॉक टेस्ट हमें देखने को मिलेंगे, इसमें भी 5, इसमें भी 5। और फिर हमारे पास PYQ 2016 से 2024 का इसके अंतर्गत मिलेगा। तो साथियों चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, Which of the following are the correct differences between Parkinson's disease and Huntington's disease? निम्नलिखित में से कौन कौन पार्किंसन रोग तथा हंटिंगटन रोग के बीच सही अंतर बताते हैं? बिल्कुल रजत शाह जी, जो आपके सीटेट के पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे झारखंड टेट के लिए बिल्कुल यूजफुल रहेंगे, क्योंकि सारी के सारी जो हमें पेडागोजी देखने को मिलती है और देखने को मिलता है वो सेम है हमारे पास। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं। चलिए ठीक हो गया। रिंकू कुमार जी, स्वागत है आपका पुनः इस सेशन में। चलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमसे पार्किंसन रोग और हंटिंगटन रोग के ऊपर बात हो रही है। तो पार्किंसन रोग और हंटिंगटन रोग दोनों ही हमारे पास डीजनरेशन है, दोनों ही डीजनरेटिव हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं। दोनों ही हमें देखने को मिलता है तंत्रिका जो हमारा विकास है उसमें एक हमें हानि विकार के रूप में देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे इसके अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलेगा, धीरे धीरे इसके अंतर्गत हमारे पास न्यूरॉन्स का लॉस होता है। धीरे धीरे हमें न्यूरॉन्स का इसके अंतर्गत लॉस देखने को मिलता है। अब अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे हमें क्या चीज देखने को मिल रही है, यहां पे हम देखते हैं कि जो इसमें से पूछा गया है कौन कौन से बीच में सही अंतर बता रहे हैं, हमें सही अंतर बता रहे हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। पहला, पार्किंसन डिजीज इज अ डिसऑर्डर ऑफ मिडिल एंड ओल्ड एज वाइल हंटिंगटन डिजीज इज अ डिसऑर्डर ऑफ यंग। तो ये हमारे पास ठीक उल्टी बात कही गई है। पार्किंसन डिजीज हमारे पास यंग और ओल्ड एज दोनों में हो सकता है, यंग हमें मिडिल और ओल्ड एज तीनों में देखने को मिल सकता है, लेकिन हंटिंगटन डिजीज कभी भी यंग को नहीं होता। हंटिंगटन डिजीज हमें कभी भी युवावस्था को विकार को देखने को नहीं मिलता। हंटिंगटन डिजीज हमेशा 30-40 साल के बाद होगा, ये 30-40 साल के बाद होता है जब हम हंटिंगटन डिजीज के ऊपर बात करते हैं। पार्किंसंस हमें देखने को मिल सकता है कि ये यंग भी हो सकता है, लेट के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए हमें यहां पर देखने को मिल सकता है। इसीलिए ये हमारे पास गलत है, ये हमें गलत देखने को मिल रहा है। दूसरा, पार्किंसन डिजीज अ मूवमेंट डिसऑर्डर वाइल हंटिंगटन डिजीज अ इमोशनल डिसऑर्डर। यहां पे फिर से हमें क्या चीज के ऊपर बात की गई है, यहां पर बात की गई है कि हमारे पास जो इमोशनल डिसऑर्डर है, तो पार्किंसन डिजीज में हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास इमोशनल डिसऑर्डर हमारे देखने को मिल सकता है जब हम, क्योंकि यहां पर डोपामाइन हमारा ड्रॉप करता है, इसमें हमारा डोपामाइन ड्रॉप करता है, डोपामाइन कम हो जाता है। तो जब डोपामाइन हमें कम होता हुआ दिखेगा तो वहां पर हमें इमोशन देखने को मिलेगा, जबकि हंटिंगटन में हमें ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। हंटिंगटन में हमें ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं, इसका मतलब ये भी ठीक उल्टा लिख रखा है, यहां पर भी हमारे पास उलट बातें लिखी हुई हैं, ये हमारे पास उलट बातें देखने को मिल रही हैं। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करें, अनलाइक पार्किंसंस डिजीज, हंटिंगटन डिजीज हैव अ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक बेसिस। पार्किंसन रोग से भिन्न हंटिंगटन रोग का एक मजबूत आनुवंशिक आधार है। तो ये बिल्कुल हमें ठीक देखने को मिल रहा है। यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो पार्किंसन रोग है, पार्किंसन रोग में हमें जेनेटिक जो चीज है वो कम मिल रही है। डोपामाइन की कमी बहुत सारे कारणों से मिलती है, उनमें से जेनेटिक जो हमें कॉज देखने को मिलता है, आनुवंशिक कारण बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन हंटिंगटन डिजीज को हम हमेशा एक जेनेटिक डिजीज के रूप में जानते हैं। जो हंटिंगटन रोग है वो एक आनुवंशिक रोग के रूप में जाना जाता है, जो पेरेंट्स से हमें रिलीज होता हुआ दिखेगा। लास्टली, पार्किंसंस डिजीज इज नॉट एसोसिएटेड विद सीवियर डिमेंशिया व्हाइल हंटिंगटन डिजीज इज। ये भी हमारे पास ठीक है, क्योंकि पार्किंसंस डिजीज में डिमेंशिया का हम प्रॉब्लम नहीं देखते हैं। यहां पर हमें मूवमेंट स्टिफनेस या लॉस ऑफ बैलेंस देखने को मिल सकता है। कभी कभी हमें ट्रैमर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि डोपामाइन की कमी से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमें यहां पर जो डिमेंशिया है, भूलने का मनोभ्रम है, वो यहां पे हमें देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए आंसर हमें यहां देखने को मिलेगा दूसरा, सी एंड डी ओनली। चलिए नेक्स्ट देखें। Some people are able to draw an object, match similar object and describe the component parts, but they fail to recognize the objects that they had just seen or drawn. Which of the following describes this phenomena? कुछ लोग एक वस्तु का चित्र बनाने, उसके समान वस्तुओं के साथ मिलान करने और संगठन भाव का विकर्ण करने में सक्षम है, लेकिन जो वस्तु उन्होंने अभी देखी थी या बनाई थी उसको पहचानने में असक्षम होते हैं। इस घटना को निम्नलिखित में से कौन वर्णित करता है? इसको कौन वर्णित करता है? इसको कौन वर्णित करता हुआ हमें देखने को मिलेगा? चलिए इसको देखें। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? यहां जब भी हमारे पास कोई व्यक्ति ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने में, वस्तुओं के साथ मिलान करने में या वस्तुओं का चित्र बनाने में अपने आप को अक्षम महसूस करता है देखे हुए को, तो इसे हम एग्नोसिया कहते हैं, इसे हम अभिज्ञानहीनता कहते हैं। इसे हम एग्नोसिया कहते हैं, इसे हम अभिज्ञानहीनता कहते हैं। यह हमारे पास अभिज्ञानहीनता देखने को मिलती है। अब यहां पर हमें देखने को मिलता है कि अगर हम कॉज के आधार पर देखें, अगर हम कारण के आधार पर देखें, तो हमें दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक को हम कहते हैं एपरसेप्टिव और दूसरे को कहते हैं एसोसिएटिव। एक को हम कहते हैं एपरसेप्टिव और दूसरे को कहते हैं एसोसिएटिव। एग्नोसिया हमारा होता क्या है? अगर हम एग्नोसिया की बात करें तो एग्नोसिया का मतलब है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति अर्थ को पहचानने में, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को पहचानने में हमेशा कमी महसूस करेगा। जब व्यक्ति पहचानने में कमी महसूस कर रहा है तो इसे हम एग्नोसिया कह देंगे, इसे हम एग्नोसिया कह देंगे। अब यहां पर यह दो तरह से हो सकता है। यह हमारे पास समअवबोधक हो सकता है या ये हमारे पास साहचर्यात्मक हो सकता है। जब व्यक्ति धारणा की हीनता रखता है, जब व्यक्ति परसेप्शन का लॉस देखने को मिलेगा, परसेप्शन ही नहीं कर पाएगा, तो इसे हम, इसके कारण वो वस्तुओं को पहचान नहीं पा रहा, तो उसे हम एपरसेप्टिव कहेंगे, एपरसेप्टिव कहेंगे। लेकिन जब वो अर्थ नहीं निकाल पाता, जब वो क्या कर पाता है, फेल टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट्स दे हैव जस्ट सीन, तो यहां पर जब व्यक्ति क्या करता है, जब व्यक्ति अपने अलग अलग जो डोमेन में हमारे पास, क्योंकि जो विजुअल डोमेन होगा उसको वो किससे करेगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा अपने सिमेंटिक डोमेन में। मस्तिष्क में जो उसके चित्र या समान वस्तुएं के लिए दृश्यात्मक क्षेत्र होता है,
इसका मिलान करता है वो किससे? इसका मिलान करता है संगठन में पहचानने के लिए अपनी अर्थगत स्मृति से, अपनी अर्थगत स्मृति से। तो ये हम चीजें कैसे पहचानते हैं? तो जो हमारा सीमेंटिक नॉलेज होता है उसको हम अपने विजुअल इनपुट से मिलाते हैं, उसको हम अपने विजुअल इनपुट से मिलाते हैं। जब इन दोनों को साथ साथ देखकर साहचर्य करके अर्थ नहीं बता पाता तो उसे हम क्या कहते हैं? साहचर्यात्मक कहते हैं। यानी यहां पर हमें लॉस ऑफ सीमेंटिक, यहां सीमेंटिक लॉस देखने को मिलेगा, यहां हमें अर्थगतहीनता देखने को मिलेगी, यहां अर्थगतहीनता देखने को मिलेगी। दोनों में ही वो देखी गई चीजों को पहचानने में हीनता दिखाएगा, आइडेंटिफिकेशन दोनों में नहीं कर पाएगा। अब यहां पर क्योंकि वो मिलान करके नहीं कर पा रहा, इसीलिए आंसर हमारे पास एसोसिएटिव एग्नोसिया हो जाएगा। यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? साहचर्यात्मक अभिज्ञान देखने को मिलेगा, साहचर्यात्मक अभिज्ञान देखने को मिलेगा। तो कारण, जिस कारण से एग्नोसिया है उस कारण से दो हो सकता है, धारणा की हीनता या फिर अर्थगत चिंतन की हीनता। सीमेंटिक थिंकिंग लॉस है या फिर परसेप्शन लॉस है, लॉस ऑफ परसेप्शन है। किस कारण से एग्नोसिया है? क्योंकि इन दोनों में ही व्यक्ति देखकर पहचान नहीं पाएगा, उसका अर्थ नहीं बता पाएगा। दूसरा, फिर हमारे पास एपर्सेप्टिव के तीन और होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास सेंसेशन बेसिस है, उसमें सेंसेशन बेसिस है, उस आधार पे तीन हमें और प्रकार के देखने को मिलते हैं एपर्सेप्टिव के, विजुअल, ऑडिटरी और टेक्टाइल। वो एपर्सेप्टिव के तीन और भाग होते हैं। कई बारी उन्हीं तीनों को भी कह दिया जाता है एग्नोसिया के 3 टाइप्स। तो वो बेसिस किसके है? वो सेंसरी इंफॉर्मेशन इनपुट पे बेसिस है। संवेदी सूचनाओं का जो आगत है उसमें 3 तरह की हीनता होगी, विजुअल नहीं मिल रहा, ऑडिटरी नहीं मिल रहा या टेक्टाइल नहीं मिल रहा, तो तीनों तरह का हमें एग्नोसिया देखने को मिलेगा। यहां आंसर पहला रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। कम्युनिकेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू क्लाइंट बाय थेरेपिस्ट पर्टेन्स टू विच टाइप ऑफ काउंसलिंग स्किल्स? परामर्शदाता के द्वारा सेवार्थी की आंतरिक मनोदशा के संदर्भ को समझ पाने का संप्रेषण करना किस प्रकार के परामर्श कौशल को दर्शाता है? किस प्रकार के परामर्श कौशल को दर्शाएगा? तो जब हम यहां पर देखते हैं इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब परामर्शदाता, परामर्शकर्ता सेवार्थी की आंतरिक मनोदशा के संदर्भ को समझ जाता है, आंतरिक मनोदशा के संदर्भ को समझ जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइंट्स। क्या देख रहे हैं हम यहां पे? यहां पे हम क्लाइंट्स पर्सोना, यहां पे हम व्यक्ति के, अपने ग्राहक के पर्सोना का प्रतिबिंबन कर पा रहे हैं और उसके आधार पर फिर हम उसका सही तरीके से चिकित्सा दे पाते हैं। इसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है, इसे प्रतिबिंबन कहा जाता है। जब हम उसके भाव को महसूस कर पाते हैं, ठीक है, यहां पर है हमारे पास फीलिंग द अफेक्ट ऑफ द क्लाइंट। ग्राहक के भाव को समझना, भाव को महसूस करना। जब हम ग्राहक के भाव को महसूस कर पाते हैं, उसको, उसकी जगह, तो इसे हम एम्पैथी कहते हैं।
इसे हम एम्पैथी कहते हैं, इसे हम एम्पैथी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम एम्पैथी कहेंगे। फिर हम कहें तो देखते हैं हम इसमें फोकसिंग या फिर सोशल इन्फ्लुएंसर, सामाजिक प्रभावक। यहां पे हमारे पास सोशल इन्फ्लुएंसर, सामाजिक प्रभावक कौन होता है? जो हमें किस स्वरूप में देखने को मिलेगा? जो हमें देखने को मिलेगा कि जब एक व्यक्ति पूरे के पूरे समूह को या फिर समाज के एक धड़े को प्रभावित करता है, उसको हम सोशल इन्फ्लुएंसर कहते हैं। जो कि हमें आजकल देखने को मिलता है किस स्वरूप में? जो कि हमें देखने को मिलता है जब भी हम क्या करेंगे? जब भी हम किसी YouTube के या फिर TikTok के या फिर Facebook के या फिर हम Instagram के एक इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, वो एक सोशल इन्फ्लुएंसर के रूप में है। पहले सोशल इन्फ्लुएंसर कौन होते थे? जो समाज में अपने आप को प्रवचन करते हुए, या फिर शिक्षक होते हैं या फिर काउंसलर होते हैं। ये हमें क्या होते हैं? ये एक हमें देखने को मिलेंगे सामाजिक प्रभावक के रूप में, सोशल इन्फ्लुएंसर के रूप में। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है। वहीं पर जब हम फोकसिंग की बात कर रहे हैं, केंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, तो जब हमें एक बारी ये पता चल जाता है कि जो क्लाइंट है उसका सोर्स ऑफ प्रॉब्लम क्या है, समस्या का हमारे पास स्रोत क्या है, और जब हम उस समस्या के स्रोत पर केंद्रित होते हैं, इसे हम कहते हैं फोकसिंग। जो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम होता है, जब हम उसको फोकस करके थेरेपीज प्लान करते हैं, चिकित्सा प्लान करते हैं, चिकित्सा का नियोजन करते हैं, तो इसे कहा जाता है फोकसिंग। इसे फोकसिंग कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। काजल राठौड़ जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती होंगी या फिर टीचर बनना चाहती होंगी, और आपको इतनी तो समझ होगी कि जब मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं तो पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा, तब मैं आपका क्वेश्चन ले पाऊंगा। इतनी तो समझ होगी। और फिर भी आप रिपीट किए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं अपने प्रश्न को, करे जा रहे हैं अपने प्रश्न को, तो मैं कैसे रिप्लाई दूं? मैं क्वेश्चन छोड़कर मैं सिर्फ आपसे करूं तो नहीं, मैं इस तरह से एंटरटेन नहीं करता। पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ कहां मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी मनोविज्ञान बाय पवन सर, इसके ऊपर आपको मिल जाता है आपका पीडीएफ। साथ ही साथ आप मनोविज्ञान बाय पवन सर ग्रुप में जुड़ेंगे तो वहां पे आपको डेली क्विज भी मिलेगा। मनोविज्ञान के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर डेली का क्विज भी मिल जाएगा। ठीक है, और अगली बारी से थोड़ा सा क्या रखिए, थोड़ा सा रखिए संयम, कि जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा होता तो उसके बीच में मैं किसी के क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं करता। तो वॉयरिस्ट एंड एक्जिबिशनिस्ट डिसऑर्डर्स आर इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग इन DSM-5। कामदर्शी प्रवृत्ति और आत्म प्रदर्शन रोग। तो वॉयरिस्टिक कौन होते हैं? कामदर्शी प्रवृत्ति कौन से होते हैं? जो पॉर्न वॉच करते हैं। तो जो हमारे पास पॉर्न वॉच करते हैं, पॉर्न देखने वाले, उनको कहा जाता है वॉयरिस्टिक। उनको कहा जाता है वॉयरिस्टिक। जो पॉर्न देखते हैं, यानी जो अश्लील, जो हमारे पास ये ब्लू फिल्में जिन्हें कहा जाता है, अश्लील फिल्में या ब्लू फिल्में देखने वाले, उन्हें कामदर्शी प्रवृत्ति कहा जाता है। एक्जिबिशनिस्ट, ये भी हमारे पास एक तरह का मनोरोग रूप में देखने को मिलता है। जो मनोरोग रूप में देखने को मिलता है, एक्जिबिशनिस्ट कौन से होते हैं? वो हमें देखने को मिलते हैं वो लोग जो अपने अंगों को दूसरों को प्रदर्शित करते हैं प्रताड़ना के रूप में, दूसरों को प्रदर्शित करते हैं। खासकर ये प्रवृत्ति जो हमें पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलती है, कि वो अपने गुप्तांगों को लड़कियों को राह चलते या कहीं पर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इन्हें हम कहा जाता है एक्जिबिशनिस्ट, इन्हें आत्म प्रदर्शन रोग के रूप में कहा जाता है। तो ये दो रोग के रूप में हमें देखने को मिलता है। DSM-5 में इसको किस में क्लासिफाई किया गया है? तो DSM-5 में इसको क्लासिफाई किया गया है पैराफिलिक डिसऑर्डर में। इसको DSM-5 में पैराफिलिक डिसऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है कि ये पैराफिलिक डिसऑर्डर है। जो एक्जिबिशनिस्ट हैं, जो अपने अंगों को दूसरों को प्रदर्शन करते हैं, या जो पॉर्न देखने वाले लोग हैं, वॉयरिस्टिक हैं, ये दोनों के दोनों हमें पैराफिलिक डिसऑर्डर में रखा गया है। पैराफिलिक डिसऑर्डर में रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Which of the following in learning environment are considered to be true about school success? स्कूल सफलता के लिए निम्नलिखित में से अधिगम परिवेश के विषय में कौन सा उचित माना जाएगा? कौन सा उचित माना जाएगा?
किसे हम यहां पे उचित मानेंगे? तो यहां पे स्कूल की सफलता की बात की गई है। स्कूल की सफलता, यहां पे अक्सर हम देखते हैं कि स्कूल की सफलता में रिजल्ट को दिखाया जाता है, लोग रिजल्ट को दिखाते हैं, लेकिन हम जब यहां पे बात करेंगे तो स्कूल की सफलता हम केवल हाईएस्ट रिजल्ट को लेके नहीं चलते, बल्कि अगर हाईएस्ट रिजल्ट है, वेरी हाई गोल सेटिंग है, अगर हमने उच्च लक्ष्य रखा है तो यह गलत माना जाता है। हम यहां पे वेरी हाई गोल सेटिंग नहीं करते, हम अति उच्च लक्ष्य नहीं रखते, फिर लक्ष्य कैसा रखा जाएगा? तो लक्ष्य की जब हम बात करते हैं, जब हम गोल की बात करते हैं, तो गोल हमेशा क्या होगा? गोल हमेशा ऑप्टिमम होगा। हर एक बच्चे के लिए समुचित गोल रखा जाएगा, और समुचित गोल कैसे निर्धारित किया जाता है? यह जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से निर्धारित किया जाता है। यह जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से निर्धारित किया जाता है, यह हमेशा समीपस्थ विकास क्षेत्र से निर्धारित किया जाता है। यह जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से निर्धारित किया जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से। अब यहां पे अगर हम बात करें, द सेल्फ इमेज इज वाइटल टू लर्निंग, आत्म छवि अधिगम के लिए अनिवार्य है, यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब तक बच्चे को अपनी कमियां और अपने अलग अलग गुण नहीं पता होंगे, तब तक वो अधिगम के लिए उसमें बेहतरी मोटिवेशन नहीं देखेगा। तो अगर हमें मास्टरी ओरिएंटेशन चाहिए, अगर हमें चाहिए कि बच्चा प्रवीणता उन्मुखीकरण करे, तो प्रवीणता उन्मुखीकरण के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है कि हर बच्चा अपनी सक्षमता और अपनी कमियों को पहचान सके। द एवरी चाइल्ड शुड नो देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, देन दे कैन वर्क अपॉन देम। फिर सक्सेस एक्सपीरियंस इज अ फंक्शन ऑफ चैलेंज मोर देन रिपीटेशन, सफलता की अनुभूति पुनरावृत्ति से अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य करने का परिणाम है। तो यहां पर जब हम सक्सेस एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जब हम सफलता की अनुभूति की बात करते हैं, तो जब हम किसी चीज को रिपीट करेंगे तो यह बोर होता है, ये बोरिंग होता है। जब हम किसी की पुनरावृत्ति करते हैं, इसके बावजूद चुनौतीपूर्ण कार्यों को लेना और इसको सफलतापूर्वक पूरा करना, यह हमें सफलता का अनुभव देगा। जब हम नए नए कार्य लेते हैं, चुनौतियां स्वीकार करते हैं और चुनौतियां स्वीकार करके उसको पूर्ण करते हैं, तो यह हमें क्या देता है? यह हमें सफलता का अनुभव देता है, यह हमें सफलता का अनुभव देता है। तो यहां पे हम सफलता अनुभव महसूस करेंगे, हम सफलता अनुभव महसूस करते हैं। फिर अगर हम देखें, चाइल्ड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इक्वालिटी टू लर्निंग, बच्चे की आध्यात्मिक पहचान अधिगम के लिए हमें यहां पर जरूरी देखने को मिलती है। तो जब हम यहां आध्यात्मिक पहचान की बात करते हैं, आध्यात्मिक पहचान की बात करते हैं, तो ये किस चीज को लेके चल रहा है? तो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, जब हमने देखा कि हम भारतीय शिक्षा पद्धति की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी खासकर इस चीज के ऊपर जोर देता है हमारा क्या, कि जब हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें, भारतीय संदर्भ में देखें, तो हमेशा पंच जो हमें कोश देखने को मिलेगा, हमें पंचकोशीय विकास देखने को मिलता है, 5 शीथ ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। उसमें इस चीज को लिया गया है कि हम स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को भी स्टैब्लिश करें, आध्यात्मिक पहचान को भी हम यहां पर स्थापित करें, जो कि पंचकोश सिद्धांत है। किसके हिसाब से? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से हम इसको भी लेके चलते हैं। इसीलिए आंसर हमें ए, सी और डी यानी तीसरा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। न्यू मूड थेरेपी, नई मनोदशा चिकित्सा, किस पे देखने को मिलती है हमें?
चलिए यहां पे अगर हम देखें तो हमें क्या चीज देखने को मिल रही है, जब हम न्यू मोड थेरेपी के ऊपर बात करते हैं तो हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है इसमें। पहला इज अ कॉग्निटिव थेरेपी। तो जब हम न्यू मोड थेरेपी के ऊपर बात करते हैं तो बिल्कुल ये एक कॉग्निटिव थेरेपी है, संज्ञानात्मक चिकित्सा सिद्धांत है, जिसमें हम मूड को चेंज करने की बात करते हैं, मनोदशा को बदलने की बात करते हैं। इज मेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, बिल्कुल ये भी हमारे पास ठीक है, क्योंकि इसका मुख्यतः जो इलाज है वो अवसाद के मूड को बदलने का है, डिप्रेशन के मूड को हम उपचार करने की कोशिश करते हैं। इट इन्वॉल्व्स मैनी बिहेवियरल इंटरवेंशन, इसमें हम सीबीटी की तरह बड़े सारे व्यवहारात्मक हस्तक्षेप करते हैं, इसमें भी बिल्कुल ठीक है, हम व्यवहारात्मक हस्तक्षेप करते हैं, इसके अंतर्गत बिहेवियरल इंटरवेंशंस करते हैं हम इसमें। फिर अगर हम देखेंगे वर्ड ओरिजिनेटेड बाय एलिस, बिल्कुल नहीं, एलिस हमें कौन सा देते हैं, आरईबीटी देते हैं, एलिस का हमें आरईबीटी देखने को मिलता है। ये किसका है, तो ये डेविड बर्न्स का है। यहां पे हमें एलिस का देखने को नहीं मिलता, ये किसका देखने को मिलता है, ये हमें डेविड बर्न्स का देखने को मिलता है, ये डेविड बर्न्स का हमें देखने को मिलता है। जब न्यू मूड थेरेपी की बात करेंगे तो ये डेविड बर्न्स का हमें देखने को मिलता है। इज द एक्शन कमिटमेंट थेरेपी, ये एक क्रिया प्रतिबद्धता नहीं, यहां पर एक्शन कमिटमेंट नहीं है, यहां बिहेवियरल इंटरवेंशन है जो मूड को चेंज करती है। यहां पर क्रिया प्रतिबद्धता नहीं है कि ये काम करेंगे तभी हम अपने डिप्रेशन से बाहर आएंगे, तो यहां पर किसी भी तरह की क्रिया की बाध्यता हमें देखने को नहीं मिलती है, एक्शन कमिटमेंट यहां पे देखने को नहीं मिलता है। तो आंसर यहां पे हमें ए, बी और सी यानी सेकंड मिला। चल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इन्वॉल्व्स, व्यवस्थित विसंवेदीकरण में शामिल है। तो जब हम सिस्टमैटिक धीरे धीरे हम विसंवेदीकरण करते हैं, धीरे धीरे जब हम विसंवेदीकरण करते हैं एवर्जन थेरेपी, ये भी होना चाहिए। रेसिप्रोकल इनहिबिशन, एंजाइटी हायरार्की, टाइम आउट, विमुक्ता चिकित्सा, न्यून्य प्रावरोध, जुदुश्चिंता, पदार्थ सोपान और समय समाप्ति। समय समाप्ति, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन हमें किस रूप में देखने को मिलेगा, तो वोल्पे यहां पर लेके आते हैं। ये जो हमें देखने को मिलता है किसका है, ये वोल्पे का देखने को मिलता है। वोल्पे हमें सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक देते हैं, वोल्पे इस टेक्निक को हमें दे रहे हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो एवर्जन है, तो बिल्कुल नहीं, यहां पर हमारे पास विमुक्ता नहीं होती, हम धीरे धीरे कम करते हैं, विमुक्ता यहां पर नहीं करते। ना ही हम यहां पर किसके ऊपर बात करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं टाइम आउट होने की। यहां पे ना तो हमें देखने को मिलता है विमुक्ता, ना ही देखने को मिलता है टाइम आउट, कि विमुक्ता हम ठीक विपरीत चीजें करने लगे या उसको बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दें, या फिर हम धीरे धीरे क्या करें, धीरे धीरे उसे टाइम आउट करें, इसका समय समाप्त कर दें और फिर कहें इसके बाद हमें इसको नहीं करना है। यहां पर हमें अन्योन्य प्रावरोध देखने को मिलता है, रेसिप्रोकल इनहिबिशन देखने को मिलता है। धीरे धीरे हम डिसेंसिटाइज करने के लिए कुछ विपरीत चीज को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, तो हमें रेसिप्रोकल इनहिबिशन देखने को मिलेगा। फिर यहां पे एंजाइटी हमें क्या देखने को मिलती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो एंजाइटी हमें कम होती हुई दिखेगी, तो ये हमें एंजाइटी की हायरार्की भी दिखाता है, दुश्चिंता का पदासोपान भी दिखाता है। तो इसीलिए यहां पे आंसर हमारे पास हमें क्या देखने को मिलेगा, तीसरा बीएनसी। बीएनसी। चलिए नेक्स्ट देखें, धीरे धीरे कम हो रहा है तो इसीलिए, और हर पद पे हम रेसिप्रोकल इनहिबिशन जो विपरीत होता है वो हम रोकते रहते हैं और उसको कम करते रहते हैं धीरे धीरे करके, तो इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। चलिए नेक्स्ट देखें, विक्टर फ्रैंकल स्टेटेड दैट द सर्वाइवर्स ऑफ नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स कुड बी do so because they hanged on a sense of meaning and purpose in their life. Which psychotherapy is based on this? विक्टर फ्रैंकल का थेरेपी कौन सा है? विक्टर फ्रैंकल ने कहा कि नाजी यातना शिविरों में जीवित बचे व्यक्ति ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि वे अपने जीवन के अर्थ और प्रयोजन को समझकर उस पर टिक सके। इस पक्ष पर आधारित मनोचिकित्सा क्या है? व्यक्ति जब अपने जीवन के अर्थ को समझने लगता है और उसके ऊपर टिक कर अपनी चिकित्सा करता है, अपने
मनोरोगों का इलाज कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? व्हेन दे हैंग ऑन द सेंस ऑफ मीनिंग एंड पर्पस इन देयर लाइफ एंड देयरफॉर दे कैन हैव देयर थेरेपी। इसको विक्टर फ्रैंकल ने किस तरह की थेरेपी का नाम दिया? इसे क्या नाम दिया? तो यहां पे हमें एक मीनिंग डोमेन देखने को मिलता है, हमें एक अर्थ आयाम देखने को मिलता है। यहां पर एक मीनिंग डोमेन है जो व्यक्ति अपने लिए क्रिएट करता है। यहां पे एक अर्थ का आयाम है, क्या? सार्थक जीवन होगा। तो यहीं से हमें सार्थक जीवन की परिभाषा देखने को मिलती है। यहां हमें सार्थक जीवन, मीनिंगफुल लाइफ की परिभाषा देखने को मिलती है। मैं क्यों जिंदा हूं, मैं क्यों जिंदा हूं, या मैं क्यों जिंदा रहूं। मीनिंगफुल लाइफ, यहां पर जब हमारे पास कोई सुसाइडल केसेस आते हैं तो हम उनको जब बताते हैं ना कि आपके जीवन में ये है, या आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि उसको बताया जाता है कि अगर आप सुसाइड करोगे तो आपके माता पिता क्या सोचेंगे, आपको माता पिता के लिए जीना चाहिए, माता पिता की कैसे गुजरेगी, उनके ऊपर क्या गुजरेगी। तो ये सब बातें जब हम जीवन के अर्थ और प्रयोजन के बारे में कहते हैं तो इसे कहा जाता है लोगोथेरेपी। इसे क्या कहा जाता है? फ्रैंकल का हमें देखने को मिलता है लोगोथेरेपी। इसे कहा जाता है फ्रैंकल का लोगोथेरेपी। इसी को लोगोथेरेपी कहा जाता है। फ्रैंकल का दिया गया थेरेपी है। दोनों फैक्ट हम इसमें मेल कर सकते हैं, फ्रैंकल ने इसे दिया या इसको के मीनिंग और पर्पसफुल लाइफ को हम लोगोथेरेपी कहते हैं। दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। द फोर्थ फोर्स इन द काउंसलिंग इज इंडिकेटेड बाय विच अप्रोच? परामर्श के क्षेत्र में चतुर्थ शक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्त करता है? काउंसलिंग का फोर्थ फोर्स हमें बताना है, हमें काउंसलिंग का फोर्थ फोर्स बताना है। यहां पे तो चलिए, जब हम बात करते हैं तो हम पहले काउंसलिंग के पैराडाइम्स देखते हैं। हम अगर देखें तो हमारे पास परामर्श की विचारधाराएं हैं। जब हम काउंसलिंग की विचारधाराएं देखते हैं तो हमें 4 विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। तो पहला हमें देखने को मिलता है ऑर्गेनिक, मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल अप्रोच। पहला हमें देखने को मिलता है, जो क्या हमें देखने को मिलता है? जैविक, चिकित्सीय, तथा मनोवैज्ञानिक उपागम। यह हमें पहला अप्रोच देखने को मिलता है जब हम काउंसलिंग करने जाते हैं, जो कि हमारा मूल अप्रोच हमें देखने को मिलता है। फिर हमें दूसरा देखने को मिलता है सिस्टमैटिक रिलेशनल अप्रोच। इसमें हम अलग अलग तरह का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे आप, बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, बहुत सारे हमें एनालिसिस देखने को मिलते हैं, विश्लेषण देखने को मिलते हैं, जिसके आधार पे हम करते हैं। तो ये हमें व्यवस्थित संबंधात्मक उपागम देखने को मिलेगा। फिर अगर हम तीसरे के ऊपर बात करें तो हमें क्या चीज देखने को मिलेगी? तीसरा हम देखते हैं तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म हमें देखने को मिलता है, सामाजिक निर्माणवादी हमें देखने को मिलता है।
और लास्टली फिर हमें देखने को मिलता है क्रॉस कल्चरल हम बात करते हैं या क्रॉस पैराडाइम हम बात करते हैं। तो चौथा जो हमें देखने को मिलेगा वो क्रॉस पैराडाइम अप्रोच देखने को मिलता है। अंतर विचारधारा उपागम, यानी इन तीनों को मिक्स करके हम यूज कर सकते हैं, इन तीनों को मिक्स करके हम यूज कर सकते हैं। वहीं पर जब हम फोर्सेस के ऊपर बात करें, हम जब बल के ऊपर बात करते हैं तो बल हमें 5 पड़ावों में देखने को मिलेगा। बल हमें 5 पड़ावों में देखने को मिलता है। बल हमें 5 पड़ावों में देखने को मिलता है। कौन कौन से पड़ाव? तो पहला जो हमें बल देखने को मिलता है जिसने थेरेपी काउंसलिंग की शुरुआत करी वो है साइको एनालिटिकल। ये है मनोविश्लेषणात्मक, जो कि हमारे पास पहला में सबसे प्रोमिनेंट रहा। सबसे पहला जो हमारे पास पैराडाइम था, इसमें सबसे प्रोमिनेंट जो हमारे पास फोर्स था वो था साइकोएनालिटिकल का। इसके बाद हमें जो सेकंड देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है सीबीटी। जब हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज करते हैं तो इसीलिए इसे हम सीबीटी कहते हैं या कॉग्निटिव बिहेवियरल कहते हैं। दूसरा फोर्स हमें कॉग्निटिव बिहेवियरल देखने को मिलता है। यहां संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक देखने को मिलेगा। संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक हमें दूसरा बल देखने को मिला। फिर तीसरे की हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है? तीसरा हमें देखने को मिलता है एग्जिस्टेंशियल ह्यूमनिस्टिक। यह हमें अस्तित्ववादी मानवतावादी देखने को मिलता है। यह तीसरा बल देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो वहां पर भी यह हमें तीसरा थर्ड फोर्स देखने को मिलता है। काउंसलिंग की बात करते हैं उसमें भी हमें यह थर्ड फोर्स देखने को मिलता है। फिर हम फोर्थ फोर्स की बात करें तो फोर्थ फोर्स जो हमें काउंसलिंग में देखने को मिला वो था मल्टीकल्चरल। बहुसांस्कृतिक। और यही हमारे पास आंसर है क्योंकि हमसे फोर्थ फोर्स इन काउंसलिंग पूछा था, चतुर्थ शक्ति पूछी थी। और अगर हम फिफ्थ फोर्स की बात करें जो अभी कंटेम्पररी फोर्स है, जो हमें कंटेम्पररी फोर्स देखने को मिल रहा है वो कौन सा है? वो है सोशल जस्टिस। अभी हम सामाजिक न्याय उपागम के ऊपर काम कर रहे हैं। और सामाजिक न्याय उपागम के अंतर्गत ही हमें पहले सिस्टमैटिक रिलेशनल देखने को मिला, फिर सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट देखने को मिला, फिर क्रॉस पैराडाइम देखने को मिला। पहले के जो हमें 3 देखने को मिल रहे हैं वो ऑर्गेनिक, मेडिकल और साइकोलॉजिकल अप्रोच के फोर्सेस हैं। फिर मल्टीकल्चरल में हमें देखने को मिलता है ये तीनों। और फिर आज की डेट में हम जब क्रॉस पैराडाइम अप्रोच को देख रहे हैं तो उसमें सोशल जस्टिस है, उसमें हम सामाजिक न्याय की बातें कर रहे हैं। तो आज की डेट में हम सामाजिक न्याय के ऊपर बातें करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द फेनोमेना ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस ऑकर्स इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में वस्तु स्थैर्य की परिघटना घटित होती है? बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जब हम इसके ऊपर बात करें तो ये कौन सा? ये सेंसरी मोटर सांवेदिक पेशीय हमें अवस्था देखने को मिलती है। ये हमारे पास सांवेदिक पेशीय अवस्था यानी सबसे पहले स्टेज में हमें 3 चरणों में, 3 उपचरणों में विकसित होते हुए देखने को मिलता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस हमें 3 चरणों में देखने को मिलता है। पहले हमें देखने को मिलता है क्या? A to A ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट परमानेंस का। दूसरा हमें देखने को मिलता है A to B ओरिएंटेशन।
और तीसरा हमें देखने को मिलता है ए टू ऑल ओरिएंटेशन, जिसे हम क्या देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस 3 हमारे पास उपचरणों में विकसित होता है, 3 उपचरणों में विकसित होता है। ए जगह छिपाई गई वस्तु को ए जगह ढूंढ पाना, ए जगह छिपाई वस्तु को अलग अलग जगह पे बी जगह पे ढूंढना, और ए जगह छुपाई गई वस्तु को हमारे पास सभी जगह ढूंढना, यानी ये मानना कि वो खोई है, नष्ट नहीं हुई है। तो ये हमारे पास 3 ओरिएंटेशन हमें ऑब्जेक्ट परमानेंस के देखने को मिलते हैं। वस्तु स्थायित्व के हमें ये 3 उन्मुखीकरण देखने को मिलते हैं। उत्तर पहला रहा। The linguistic relativity hypothesis states that भाषाई सापेक्षता परिकल्पना के अनुसार भाषाई सापेक्षता हमें किस स्वरूप में देखने को मिलती है? लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस, भाषाई सापेक्षता परिकल्पना किसके ऊपर बात करती है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो आपको निकिता जी किसी में भी मिल जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो सबसे अब कॉमन चीज हो गई, क्योंकि बार बार सीटेट में पूछा जाता है। चलिए, इसमें इसीलिए मैं उन क्वेश्चंस को ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं जो थोड़े से टफ लगते हैं। ये तो आसान से क्वेश्चन है, तो इसलिए उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहा। तो यहां पे अगर हम भाषाई सापेक्षता के ऊपर बात करें तो भाषाई सापेक्षता किसके ऊपर बात करती है? सापेक्षता रिलेटिविटी है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी है। तो यहां पर बात की जाती है किसकी? यहां पे बात की जाती है पहले लैंग्वेज भाषा होगी, फिर हमें देखने को मिलेगा, देन हमें देखने को मिलेगा थिंकिंग, चिंतन देखने को मिलता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हमें किसका देखने को मिलेगा? इसका एग्जाम्पल हम वाइगॉस्की को देखते हैं, या फिर हम वॉफ के ऊपर बात करते हैं। ये सारे हमारे पास किसके ऊपर बात करते हैं? पहले लैंग्वेज और फिर थिंकिंग के ऊपर बात करते हैं। तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा थिंकिंग इज शेप्ड बाय लैंग्वेज, भाषा चिंतन को आकार देती है। जब हम लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी की बात करते हैं तो इसका मतलब पहले भाषा का विकास होगा, फिर चिंतन का विकास होगा। पहले भाषा का विकास होगा, फिर चिंतन का विकास होगा। इसे हम लिंग्विस्टिक रिलेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। इसको भाषाई सापेक्षता परिकल्पना कहते हैं। तो 4 हमारे पास भाषा और चिंतन के सापेक्षता के ऊपर हमें देखने को मिलता है। पहले अगर हम बात करें तो भाषा निरपेक्षता क्या होती है? तो भाषा निरपेक्षता की जब हम बात करते हैं तो इसे लैंग्वेज एंड थॉट इंडिपेंडेंट पाथवे, ये हमारे पास निरपेक्षता है। ये हमें निरपेक्षता देखने को मिलती है, इंडिपेंडेंस देखने को मिलती है। जब हम इंडिपेंडेंट पाथवे की बात करते हैं, स्वतंत्र मार्गों की बात करते हैं, तो यहां पे निरपेक्षता देखने को मिलेगी, यहां पे निरपेक्षता देखने को मिलेगी। वहीं पर जब हम बात करेंगे लैंग्वेज डिपेंड अपॉन थॉट प्रोसेस या लैंग्वेज आर एंड इंटरडिपेंडेंट फैशन, तो जो हमारा भाषा और चिंतन की आत्मनिर्भरता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे इंटरडिपेंडेंस, या हम क्या कहेंगे? इसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं, अंतर संबंधन कहते हैं, अंतर संबंधन कहते हैं। और फिर हम बात करें लैंग्वेज डिपेंड ऑन थॉट प्रोसेस, भाषा चिंतन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। ये हमारे पास क्या है? ये थॉट रिलेटिव हाइपोथेसिस है। इसको हम थॉट रिलेटिविटी हाइपोथेसिस कहते हैं। इसको विचार सापेक्ष परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, यहां पर नाम पता चलना चाहिए ना। तो जब पूछा गया ए क्यों नहीं, ए इसलिए नहीं क्योंकि वो विचार सापेक्ष प्रक्रिया है। दैट इज अ थॉट रिलेटिविटी हाइपोथेसिस, वो थॉट रिलेटिविटी हाइपोथेसिस है। तो भाषा का मतलब थिंकिंग, भाषा पे निर्भर करेगी। थॉट का मतलब थॉट हमारे पास पे भाषा निर्भर करेगी। तो ये दोनों हमारे पास ठीक विपरीत हमें थ्योरीज देखने को मिलती हैं, परसेप्शन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। डैश इज एन इंपेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज फंक्शनिंग कॉज्ड बाय डैमेज टू द ब्रेन। मस्तिष्क आघात के कारण होने वाली भाषा प्राकार्य
कि सी का नाम है, कमी का नाम होगा ना। प्रकार की कमी का नाम या हीनता का नाम क्या है? तो बिल्कुल यहां पे अगर हम देखें तो हमें क्या चीज देखने को मिलती है, यहां हमें देखने को मिलता है अफेजिया। बिल्कुल सभी साथियों ने बिल्कुल सही दिया है। जब हमें मस्तिष्क आघात होता है तो यहां पे हमें संपूर्ण भाषा की क्षति देखने को मिलेगी, संपूर्ण भाषा की क्षति देखने को मिलेगी। यहां पर संपूर्ण भाषा की क्षति देखने को मिलेगी, इसे अफेजिया कहा जाता है, इसे अफेजिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, दोनों को मैच करना है, ऑटिज्म, अल्जाइमर, बुलिमिया नर्वोसा, एनक्रोपेसिस। तो इसमें हमें बुलिमिया नर्वोसा तो बिल्कुल इजी है। सबसे आसान बुलिमिया नर्वोसा आप तुरंत पहचान लेंगे, ऑटिज्म भी तुरंत पहचान लेंगे। तो बुलिमिया नर्वोसा हमारे पास किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर। ये क्या है? ये एक भोजन संबंधी विकार हमें देखने को मिलता है, ये एक भोजन संबंधी विकार देखने को मिलता है। तो सी का 4। फिर हम देखें तो हमें ऑटिज्म कैसा है? तो ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। यह हमें तंत्रिका विकासात्मक विकार DSM-5 में दे रखा है, तंत्रिका विकासात्मक विकार दे रखा है। तो ए का हमें 3 देखने को मिल गया, तो आंसर इसी से आ गया हमारे पास। अल्जाइमर हमारे पास एक डीजेनरेटिव है। अल्जाइमर को हम देखते हैं तो ये हमारे पास एक डीजेनरेटिव हमें देखने को मिलता है, यानी न्यूरोकॉग्निटिव का है, जिसमें हमें डिमेंशिया और ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे। अल्जाइमर में डिमेंशिया देखने को मिलता है। और एनक्रोपेसिस हमारे पास निष्कासन का, हमें एलिमिनेशन का एक डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो आंसर यहां पे हमें पहला देखने को मिल गया। चलिए नेक्स्ट देखें, स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। काउंसलर जनरली फॉलो एक्लेक्टिक अप्रोच। जो खिचड़ी बनाकर हम यूज करते हैं, मल्टीपल अप्रोचेस को एक साथ यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको एक्लेक्टिक अप्रोच कहते हैं। यहां पर सर्वग्रहणशील उपागम की बात करें, सब कुछ को खिचड़ी बनाकर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्लेक्टिक अप्रोच। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि उपागम का उपयोग करते हैं विशिष्ट संदर्भ में, विशिष्ट संदर्भ में, ठीक है। तो ये बिल्कुल कथन ठीक हमें देखने को मिल रहा है। हम एक्लेक्टिक अप्रोच यूज करते हैं। हम अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है आजकल के दौर में, हम किसी एक विधि का या किसी एक थेरेपी का इस्तेमाल नहीं करते, हम सबको मिक्स करके सबको खिचड़ी बनाकर इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। When counselors and client differ in their cultural background, it requires multicultural counseling skills. तो स्किल्स, काउंसलिंग स्किल्स मल्टीकल्चरल होनी चाहिए हमेशा, ये भी बिल्कुल ठीक है। जब अलग अलग संस्कृति से होते हैं तो हमें बहुसांस्कृतिक परामर्श कौशल की आवश्यकता पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये कथन भी हमें ठीक है, लेकिन इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। यहां पर अप्रोच को मिक्स करने की बात की जा रही है, यहां संस्कृति को मिक्स करने की बात की जा रही है, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। आंसर इसीलिए बी होगा। कथन दोनों ठीक है, कथन दोनों ठीक है, लेकिन आंसर हमारे पास सेकंड होगा, क्योंकि दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखें। सभी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट यहां पे बात हो रही है जेनेटिक इनेबिलिटी टू मेटाबोलाइज एमिनो एसिड फेनोल्फाइन लेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो बिल्कुल यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? जब फेनिलएलेनिन हमें देखने को मिलती है, फेनिलएलेनिन देखने को मिलता है, इसकी मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण हमें देखने को मिलेंगे इसकी मात्रा, जो कि एक एमिनो एसिड होता है, एक एमिनो एसिड होता है फेनिलएलानाइन, एक एमिनो एसिड होता है
फिनाइल एनाइन, और ये जो एमिनो अम्ल है इसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो इसके कारण हमें अलग अलग तरह के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, इसके कारण हमें मानसिक अक्षमता देखने को मिलती है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है PKU। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है PKU, यानी फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया कहा जाता है इसे PKU, जिसमें हमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, और ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये एक विकासात्मक विकार हमें देखने को मिलता है, जिसमें फिनाइल एनाइन एमिनो एसिड जो हमारे पास शरीर में अधिक मात्रा में चला जाता है, उसके कारण ये देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू गेस्टॉल्ट थेरेपी। गेस्टॉल्ट चिकित्सा के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा सही नहीं है। गेस्टॉल्ट थेरेपी पूछी गई है यहां पे, गेस्ट्रोल थेरेपी के हिसाब से कौन सा कथन सही नहीं है, परिभाषा सही नहीं है इसके लिए, तो नॉट करेक्ट के लिए हमें देखना है। तो हम गेस्ट्रोल थेरेपी को देख लेते हैं पहले, कौन कौन सी गेस्ट्रोल थेरेपी रहेगी। इंट्रोजेक्शन रेफर्स टू द इंटरनलाइज्ड रूल्स गवर्निंग आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड व्हिच वी एब्जॉर्ब फ्रॉम पेरेंटल एंड अदर इन्फ्लुएंस फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स। अंतःक्षेपण का संकेत हमारे विचारों, भावों और व्यवहारों को शासित करने वाले उन अभांतर नियमों की ओर है जिन्हें हम बाल्यावस्था से अभिभावकों अन्य प्रभाव से अवशोषित करते हैं। तो बिल्कुल इंट्रोजेक्शंस जो हमें देखने को मिलते हैं, अंतःक्षेपण हम अपने दैनिक जीवन में जो विभिन्न परिवेश में लेते हैं, तो ये बिल्कुल हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा ये सही है गेस्टॉल्ट के हिसाब से। फिर आता है रेट्रोफ्लेक्शन, प्रतिवेष्टन, रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर वी डू आवरसेल्व्स व्हाट लाइक टू डू समवन एल्स। प्रतिवेष्टन का संकेत उस प्रक्रिया की ओर है जिसके द्वारा हम अपने साथ वही करते हैं जो हम दूसरे किसी के साथ करना चाहेंगे। तो यह भी गेस्टॉल्ट थेरेपी का हिस्सा रहता है हमारे पास। हम अपने गेस्टॉल्ट में उन चीजों को हटाते हैं जो हम दूसरों के साथ नहीं करना चाहते, दूसरों के साथ नहीं करना चाहते, तो यह भी गेस्टॉल्ट थेरेपी का हिस्सा रहेगा। कॉन्फ्लुएंस रेफर्स टू द स्टाइल of relating to other people which is based on absence of conflict and a conviction that everyone should be in agreement. संप्रवाह का संकेत दूसरे व्यक्तियों से जुड़ने की शैली है जो द्वंद्व की अनुपस्थिति और दृढ़ विश्वास पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहमत होना चाहिए। तो बिल्कुल संप्रवाह हम उसको कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सहमत होता है, जिस बात के लिए प्रत्येक व्यक्ति सहमत होता है। ठीक है। फिर डिफ्लेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एट्रीब्यूटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ अस टू अदर पीपल। विक्षेप का संकेत अपनी दृष्टि को अन्य व्यक्तियों पर आरोपित करने की प्रक्रिया की ओर है, बिल्कुल नहीं। विक्षेप हमारे पास क्या होता है, विक्षेप जब हम डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो अपने थॉट प्रोसेस को हम हटाएंगे किससे, जहां से समस्या है उसे हम विक्षेप कह रहे हैं। जहां प्रॉब्लम सोर्स है उससे जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हटाते हैं और किसी दूसरी तरफ ले जाते, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास अदर पीपल के ऊपर जाए, ये दूसरे व्यक्तियों के ऊपर जाए। दूसरे व्यक्ति यहां पर गलत दे रखा है, हम बेशक अपने विचारों को हटाते हैं लेकिन दूसरे व्यक्तियों पर नहीं लेके जाते। इसीलिए आंसर हमसे क्योंकि नहीं ही पूछा गया था, आंसर इसीलिए चौथा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। The council can use the following formula for rough assessment of severity of client's problem prescribed by Marabin and Reed. मैराबियन और रीड द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार कोई परामर्शदाता रोगी की समस्या की गंभीरता अपरिष्कृत आकलन के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग कर सकता है। तो मैराबियन का हमारे पास कौन सा है, तो बिल्कुल यहां पे हमें जब हम बात करते हैं बिल्कुल बिहेवियरल थेरेपी में लास्ट आ सकता है, बिल्कुल निकिता जी, जो लास्ट वाला स्टेटमेंट था वो बिहेवियरल थेरेपी का रह सकता है। लेकिन गेस्टॉल्ट थेरेपी में डिफ्लेक्शन भी हम कर रहे होते हैं, लेकिन डिफ्लेक्शन का मतलब कुछ और होता है हमारे पास। यहां पे डेफिनेशन गलत थी, बाकी हम उसको गेस्टॉल्ट थेरेपी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम यहां पर मैराबियन और रीड का फॉर्मूला बताते हैं, मैराबियन और हम रीड का सूत्र बताते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, तो वो फॉर्मूला हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर हमें एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला देखने को मिलता है। डिस्ट्रेस को हम अनकंट्रोलेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी से मिलाते हैं, संकट को हम अनियंत्रितता और बारंबारता से मिलाते हैं, तो यहां पर क्या बढ़ता जाएगा, हमारे लिए एंजाइटी बढ़ती जाएगी, दुश्चिंता बढ़ती जाएगी। जितनी ज्यादा डिस्ट्रेस, जितना ज्यादा अनकंट्रोल, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उस घटना की, उतना ज्यादा हमारा क्या है, गंभीरता, सिवियरिटी बढ़ती जाएगी। सिवियरिटी इन तीनों चीजों से बढ़ती है।
जितना ये तीन चीजें बढ़ेंगी उतनी सीवियरिटी बढ़ती जाएगी, उतनी हमारी गंभीरता बढ़ती जाएगी। चल नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज एसोसिएटेड विद प्ले थेरेपी। कौन सा नाम खेल चिकित्सा से संबंधित है? कौन सा नाम हमें खेल चिकित्सा से संबंधित देखने को मिलता है? तो बिल्कुल सभी साथियों ने यहां पर दिया है, अधिकतर साथियों ने यहां पर दिया है, आंसर नहीं दिया। 18वें का आंसर दीजिए फटाफट। तो बिल्कुल सभी साथियों ने सही आंसर दिया है। 1947 में, 1947 में हमारे पास बुक का नाम है जो कि वर्जीनिया एलेक्साइन देती है, उस बुक का नाम ही प्ले थेरेपी है, और इसी के आधार पर आज हम प्ले थेरेपी को डेवलप होते हुए देखते हैं। इसी के आधार पर हम प्ले थेरेपी को डेवलप होते हुए देखते हैं। हम यहां पर देखेंगे कि हमारे पास आज की डेट में क्रीड़ा चिकित्सा विकसित हो रही है, क्रीड़ा चिकित्सा विकसित हो रही है। 1947 में एक्सलाइन का वर्क है, बुक पब्लिश हुई जिसको हम प्ले थेरेपी कहते हैं। आरईबीटी ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन, आरईबीटी ट्रीटमेंट जो कि हमें एलिस का देखने को मिलता है, ये किसके द्वारा दिया गया है? एलिस का रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, आरईबीटी यानी रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये किसके द्वारा देखने को मिल रहा है? रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये हमें किसके द्वारा देखने को मिल रहा है? किसके द्वारा देखने को मिल रहा है? तो बिल्कुल, जब हम आरईबीटी के ऊपर बात करें तो हमें क्या चीज देखने को मिलती है? जब हम आरईबीटी के ऊपर बात करते हैं तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा कि रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, क्या ये हमारे पास केवल गोल्स और एक्टिवेटिंग इवेंट्स लेता है, या यहां पर कैटेगरीज, बिलीव्स और कॉन्सिक्वेंसेस भी लेता है? तो यहां कैटेगरीज नहीं लेता, ये श्रेणियों को नहीं निदान करता, ये श्रेणियों को निदान नहीं करता। गोल्स को तो करेगा और एक्टिवेटिंग इवेंट्स को भी करेगा, ये लक्ष्यों का भी मूल्यांकन करता है और घटनाओं की सक्रियता का भी मूल्यांकन करता है। बिलीव्स और कॉन्सिक्वेंसेस, ये इन दोनों का भी करता है, विश्वास और परिणाम का भी करता है। इसीलिए आंसर हमारे पास यहां चौथा हो जाएगा, गोल्स, एक्टिवेटिंग इवेंट्स, बिलीव्स और कॉन्सिक्वेंसेस। कैटेगरीज को ये लेके नहीं चलता, कैटेगरीज को लेके, श्रेणियों को लेके नहीं चलता। ये लक्ष्यों का मूल्यांकन करता है, घटनाओं का मूल्यांकन करता है, विश्वासों का मूल्यांकन करता है और परिणामों का मूल्यांकन करता है। उत्तर यहां पे चौथा रहेगा, आरईबीटी, जो कि हमें किसके द्वारा दिया गया है? जो कि हमें एलिस के द्वारा दिया गया देखने को मिलता है। एल्बर्ट एलिस इसे हमें देते हैं। आरईबीटी किसका है? ये हमें एलिस का देखने को मिलता है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद फोर मेजर एरिया ऑफ एनालिसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कम अंडर दिस? समव्यवहारिक विश्लेषण चार प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित है। तो जब हम काउंसलिंग के लिए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस करते हैं तो इसमें चार चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एरिक बर्न ने हमें यह चीज दी,
बिल्कुल, इसके अंतर्गत देखें तो हमें 4 तरह की एनालिसिस देखने को मिलती है। इसमें हमें गेम एनालिसिस देखने को मिलता है, इसमें हमें गेम एनालिसिस देखने को मिलता है। यहां पर पूछा गया है कौन सा नहीं आता है, विच ऑफ द आउटर्स डज नॉट कम अंडर दिस। तो यहां अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखना है कि 4 मेजर एरियाज ऑफ एनालिसिस है, जो कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, लेन देन का अगर हम देखें, समव्यवहारिक विश्लेषण देखें, या हम लेन देन के विश्लेषण के ऊपर बात करें। जो काउंसलिंग के लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है, तो इसके अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हम गेम एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। हम इसमें बात करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस के ऊपर, हम इसमें बात करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस के ऊपर। तीसरा हम इसमें बात करते हैं किसका, ग्राउंड एनालिसिस के ऊपर, ग्राउंड एनालिसिस के ऊपर। और चौथा इसमें बात करते हैं स्क्रिप्ट एनालिसिस के ऊपर। हम यहां स्क्रिप्ट एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं कि हम किस मुद्दे पे बात करेंगे। तो यहां पर स्क्रिप्ट का विश्लेषण भी होता है, क्या बातचीत की जाए, क्या बातचीत की जाए, क्या बातचीत की जाए। तो यहां पर हमें आधार देखने को मिलता है, हम किस तरह की थेरेपीज इस्तेमाल करेंगे, किस तरह की तकनीकें इस्तेमाल करेंगे, उसका स्ट्रक्चर करता है। हम जो बातचीत कर रहे हैं उसके लिए कौन सी भाषा, किस तरह की बातचीत और कैसे आगे बढ़ाई जाएगी, स्क्रिप्ट रहता है। और हम उसके अंतर्गत कौन कौन से रिक्रिएशन करते हैं, गेम एनालिसिस रहता है, क्रीड़ा विश्लेषण रहता है। बेसिस क्या है उसकी प्रॉब्लम का, बच्चे के जो समस्या है उसके साइको एनालिटिकल आधार क्या है, वो हमें देखने को मिलता है ग्राउंड एनालिसिस। क्या चीज देखने को नहीं मिलती, हिप्नोटिक एनालिसिस इसमें देखने को नहीं मिलती। काउंसलिंग में हमें यहां पर, ट्रांजैक्शनल काउंसलिंग में हिप्नोटिक एनालिसिस, सम्मोहित विश्लेषण हम नहीं कर रहे होते। चल नेक्स्ट देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोटिवेटिंग फैक्टर्स इन लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन अधिगम में अभिप्रेरणात्मक कारक हैं। तो अधिगम में अभिप्रेरणात्मक कारण, लड्डू क्वेश्चन है, फटाफट बताएं, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा इसके लिए मैं। मोटिवेटिंग फैक्टर्स बोला गया है, अभिप्रेरणा के कारक बोला गया है। इंटेलिजेंस मोटिवेशन का फैक्टर नहीं होता। नेचर ऑफ टास्क रहेगा। नॉलेज ऑफ रिजल्ट परिणाम रहता है, खासकर बच्चा जब डिपेंडेंट है। आप तरह के बच्चे वो जो बिहेवियरल होते हैं, तो बिहेवियरल जो बच्चे होंगे वो परिणाम की जानकारी पे रखेंगे। रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन रहेगा, ये रहेगा हमारे पास। ये दोनों एक्सटर्नल हैं, ये बाह्य अभिप्रेरणा कारक है, ये इंटरनल है, ये इंट्रिंसिक कहते हैं इसको, ये आंतरिक अभिप्रेरणा कारक है। उत्तर यहां पे हमें बी, सी और डी यानी दूसरा देखने को मिलेगा। चल नेक्स्ट देखें। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस रेफर्स टू द ईगो स्टेट सच एज। समव्यवहारिक विश्लेषण निम्नलिखित अहम स्थितियों से संबंधित है। किस तरह की हमें ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में देखने को मिलेगा ईगो स्टेट। ईगो स्टेट हमें कैसा देखने को मिलेगा। चलिए इसको देखें तो यहां पे हमें क्या चीज देखने को मिल रही है। यहां पे हमसे बात की जा रहा है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस किस ईगो स्टेट के ऊपर बात करेगा। तो जब हम बर्नी के ईगो स्टेट को देखते हैं तो ईगो स्टेट हमें कौन कौन से किस किस में ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखेगा। तो क्रिटिकल पेरेंट और एडल्ट में हमें देखेगा। जो क्रिटिकल पेरेंट होगा और एडल्ट होगा चाइल्ड, तो उसमें हमें देखने को मिलेगा। पेरेंट, चाइल्ड और एडल्ट में भी हमें ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। पेरेंट है, चाइल्ड है, एडल्ट है, जैसे टीचर हो गया, इनमें भी ट्रांजैक्शंस देखने को मिलेंगे, इनमें भी हमें विश्लेषण देखने को मिलेगा। एडल्ट यहां पे थर्ड की बात की जा रही है। टीचर और पेरेंट
पेरेंट, टीचर और बच्चा तीनों में देखने को मिलता है। नर्चरर पेरेंट और लिटिल प्रोफेसर ये दोनों बिल्कुल हमारे पास एक दूसरे के लिए बने होते हैं। जो बच्चा बहुत क्वेश्चन पूछता है और जो बच्चे देखभाल करने वाले पेरेंट होते हैं, तो वो क्वेश्चन पूछेगा, पेरेंट जवाब देंगे, क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें भी देखेगा। अडेप्टेड चाइल्ड एंड डेविएंट चाइल्ड, तो ये तो चाइल्ड चाइल्ड है, इसमें ट्रांजेक्शन कैसे हो जाएगा? दोनों ही तो चाइल्ड है, दोनों तो बच्चे ही हैं, इनमें नहीं देखने को मिलेगा ट्रांजैक्शन, इनमें लेन देन देखने को नहीं मिलेगा। क्रिटिकल पेरेंट और टीचर दोनों आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। पेरेंट, बच्चा और टीचर तीनों आपस में बात करेंगे। नर्चर्ड, देखभाल करने वाला पेरेंट और बहुत क्वेश्चन पूछने वाला प्रोफेसर, बच्चा, तो इन दोनों में हमारे पास क्या मिलेगा? ट्रांजैक्शन मिलेगा। तो आंसर यहां पे हमें ABC यानी पहला देखने को मिलेगा। In force field analysis, the counseling analyzes. बल क्षेत्र विश्लेषण में परामर्श प्राप्त करता निम्न का विश्लेषण करता है। जब हम फोर्स फील्ड एनालिसिस करते हैं, बलपूर्वक हम परामर्श दे रहे हैं, तो यहां पे हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? क्षेत्र में कौन कौन से बल काम कर रहे हैं? सोशल इंटरेक्शन का एनालिसिस होता है। एनालिसिस सोशल इंटरेक्शन में किस तरह के, हाँ होता है, लेकिन किस तरह के एनालिसिस में आप बात कर रहे हो? जैसे हम ट्रांजिशनल एनालिसिस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमें तो देखने को मिलेगा। चलिए, यहां पे जब हम फोर्सेस को हम फील्ड एनालिसिस करते हैं, फोर्स फील्ड का एनालिसिस करते हैं, बल क्षेत्र का विश्लेषण कर रहे हैं, यहां पे हम फोर्स फील्ड का करते हैं, तो फोर्स फील्ड कौन से देखने को मिलेगा? हमें कौन कौन सा फोर्स फील्ड यहां पर देखने को मिलेगा? तो पहली चीज अगर हम देखें तो यहां हमें फोर्स वन हैज टू अप्लाई इन द फील्ड, वह बल जिसका प्रयोग स्वयं के क्षेत्र में दृढ़ता से करना है। तो जो हम बल प्रयोग कर रहे हैं वो यहां पर एनालाइज नहीं किया जाता। हम फोर्स फील्ड का एनालिसिस कर रहे हैं, फोर्स का एनालिसिस नहीं कर रहे, फोर्स फील्ड का कर रहे हैं। द फोर्सेस दैट कॉन्स्टिट्यूट वंस रिसोर्सेज, बल जो किसी संसाधन में शामिल है, बिल्कुल। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो सोशल कंडीशनिंग है, जो अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, या जिसको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जिसको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, ये कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चे के हमारे एनालिसिस में, ये बच्चे के विश्लेषण में करेंगे। द फोर्स अप्लाइड बाय द काउंसलर इनिशिएटिंग एक्शन, कार्य को प्रारंभ करने के लिए परामर्श का प्रयुक्त बल नहीं। यहां पे हम काउंसलर के फोर्स की बात नहीं कर रहे, हम फील्ड के फोर्स की बात कर रहे हैं, हम बल क्षेत्र के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहां काउंसलर का या फिर हमारे पास जो बच्चा है, क्लाइंट है, उसका भी देखने को नहीं मिलेगा। तो परामर्शदाता का प्रयुक्त बल, फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स, बिल्कुल जो क्रियान्वक सुसाध्यक कारक रहेंगे ये रहेंगे, साथ ही साथ रिस्ट्रेनिंग फैक्टर्स, निरोधक कारक भी रहेंगे। ये भी हमारे पास फील्ड का फोर्स है, ये भी हमारे पास क्षेत्र का बल हमें देखने को मिलता है। आंसर यहां पे बी एंड डी होगा। अब यहां पर तीन तरह के फोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं। एक फील्ड फोर्स की बात की जाती है, एक इंडिविजुअल फोर्स की बात की जाती है, और एक हमारे पास स्ट्रक्चरल फोर्स की बात की जाती है, या काउंसिल फोर्स की बात की जाती है। तीनों अलग अलग बल हैं, तीनों अलग अलग बल हैं। यहां फील्ड फोर्स की बात की जा रही है, स्ट्रक्चरल फोर्स की बात की जा रही है। एडवांस एम्पैथी इंक्लूड, अग्रगत समानुभूति। एडवांस एम्पैथी क्या हो जाता है? नहीं, ट्रांजिशनल एनालिसिस में हम सोशल इंटरेक्शन एनालिसिस नहीं करते। हम उसमें स्ट्रक्चर करते हैं, ग्राउंड करते हैं, गेम करते हैं और स्क्रिप्ट करते हैं। स्क्रिप्ट में कई जगह, अच्छा, स्क्रिप्ट में कई जगह ये लिख देते हैं लोग कि सोशल इंटरेक्शन, स्क्रिप्ट को सोशल इंटरेक्शन कई जगह लिखा जाता है, बिल्कुल ठीक है। बर्न ने तो नहीं कहा था, लेकिन आज की डेट में कई लोग उसको सोशल इंटरेक्शन भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, आपने सोशल इंटरेक्शन पूछा है ना, तो उसको कहते हैं स्क्रिप्ट एनालिसिस को, कई लोग सोशल इंटरेक्शन एनालिसिस भी कहते हैं। तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है।
हम यहां पे आइलैंड और थीम्स को जोड़ते हैं, हम यहां पे आइलैंड और थीम्स को जोड़ते हैं, तो बिल्कुल यहां पे हम आइलैंड्स और थीम्स को जोड़ेंगे, द्वीपों और थीम को जोड़ के देख रहे होते हैं। फिर हम बात करेंगे थीम्स एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। यहां पे हम थीम्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग को देखेंगे। तो थीम्स तो आइडेंटिफाई करते हैं हम, यहां पे हम पहचानो, थीम्स तो यहां पे कथ्यों की पहचान है ना, कथ्यों की पहचान तो करते हैं हम यहां पे हम कथ्यों की पहचान करते हैं, लेकिन किस चीज को नहीं कर रहे होते, यहां पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग को आइडेंटिफाई नहीं करते, यहां पे हम विचार मंथन को आइडेंटिफाई नहीं करते। ठीक है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, हम अस्पष्ट को स्पष्ट करते हैं और कथ्यों की पहचान करते हैं, ये भी ठीक है। मेकिंग द इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, हम अस्पष्ट को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। एडवांस एम्पैथी में बच्चे के लिए जितनी अस्पष्टता है उसको स्पष्टता की तरफ लेके जाएंगे और उसकी अलग अलग थीम्स को भी पहचानने की कोशिश करेंगे, उसको सोचने की थीम्स को भी पहचानने की कोशिश करेंगे। फिर यहां पे कनेक्टिंग आइलैंड्स एंड पैराफ्रेजिंग, यहां पे हम आइलैंड्स को तो कनेक्ट कर रहे हैं, यहां पे हम बच्चे के जो अलग अलग हमारे डिफरेंस देखने को, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है बच्चा, कभी कुछ कर रहा है, तो इन आइलैंड्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके अलग अलग व्यवहार को एक साथ लाने की कोशिश करें तो करेक्टिंग आइलैंड्स। लेकिन पैराफ्रेजिंग नहीं करते, हम उसके भाव को अपने अनुसार अनुवाद नहीं करते, उसके भाव को उसी के अनुसार समझना है, पैराफ्रेजिंग नहीं करनी है। हम क्या करते हैं पैराफ्रेजिंग की जगह, एज इट इज, जैसा है वैसा ही समझना। जैसा भाव बच्चे का है वैसा ही समझना करते, पैराफ्रेज नहीं करेंगे, हम भाव का अपने अनुसार समझने विकसित करेंगे, हम जैसा वैसा ही समझेंगे। तो उत्तर यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, AC यानी सेकंड। चल नेक्स्ट देखें, इन द ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ईगो स्टेट एनालिसिस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग। समव्यवहार के विश्लेषण की अहम स्थिति विश्लेषण में लिखने से कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल करते हैं हम इसमें, कौन कौन शामिल करते हैं, अभी पीछे भी हमने देखा था, फिर दोबारा सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेपर में था ये। ईड, ईगो, सुपर ईगो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में नहीं स्टडी किया जाता। एल्टर ईगो जो कि हमें बताया गया वो भी इसमें नहीं किया जा सकता, बदलावा ईगो। पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड यहां पर किया जाता है, 3 लोग होते हैं, और वॉलंटरी और इनवॉलंटरी नहीं किया जाता। पीछे भी हमने देखा था, केवल और केवल हमें क्या देखने को मिलेगा, सी, केवल और केवल सी देखने को मिलेगा। तो साथियों ये था अभी का सेशन, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको आया होगा पसंद। ठीक है, अब लेंगे हम 15 मिनट का ब्रेक करीब, और 11 बजे करीब हम शुरू करेंगे 10th यूनिट, 10वीं यूनिट को शुरू करेंगे। ठीक है, तो कुछ समय के बाद हम 10वीं यूनिट को देखते हैं। तो जितने साथी जुड़े हैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी और बहुत सारी चीजों का किया होगा रिवाइजन, और ये आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में करेगा मदद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। ठीक है, चलिए साथियों मिलते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, जय हिंद।